Everyone. Today I will discuss about electric flux. So first of all I will discuss about this. What is electric flux? Electric flux means it is the type of energy of the electric field lines linked with the surface. Means कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यदि किसी सरफेस से लिंक होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लिंकिंग एंड दिस टाइप ऑफ फील्ड लाइन्स जो लिंक हो रहा है सरफेस से उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फील्ड लाइन्स ही है क्या है, फ्लक्स है, जो किसी सरफेस एरिया से जब लिंक होता है तब हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और इसका डेफिनेशन है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच के प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, जैसे E इंटू ए। ओके, बट यहाँ पे कंडीशन एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। हम लोग अभी तक जानते हैं कि एरिया, बहुत लोग यदि पूछा जाए कि एरिया किस तरह का क्वांटिटी है तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है, बट नहीं। एरिया यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे उस वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, उसको समझते हैं। तो किसी भी सरफेस के लिए तुम देखोगे एरिया, तो देखो यहाँ से जो देखो ये मेरा सरफेस है, कुछ इस टाइप से सरफेस हम यहाँ पे जनरेट किए हैं, कुछ इस टाइप से सरफेस बनाया है, ठीक है। और ये तुम्हारा फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, दिस इज द फील्ड लाइन्स from this side, positive to negative, this way field line going through this way, left to right। ओके, तो किसी भी सरफेस एरिया के लिए देख लो तुम, हम स्टार्टिंग करते हैं इस सरफेस के लिए यहाँ से, तो यहाँ से देखो ऐसे जाएगा सरफेस एरिया। तो यहाँ से सरफेस एरिया जो इस सरफेस एरिया पे यदि इस एरिया का डायरेक्शन पता करें तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर इधर है अप साइड, और इस सरफेस पे यदि डायरेक्शन बोले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। मतलब डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। इट मीन्स सरफेस एरिया के पास एक डायरेक्शन हो रहा है जो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है। यदि इसके पास डायरेक्शन है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको कुछ हो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोलना है कि जहाँ भी सरफेस एरिया लेंगे वहाँ पे हमेशा जो जैसे मान लो इस पॉइंट पे है, इस जगह पे, या तो फिर इस जगह पे देख लो, या फिर यहाँ पे देख लो, जहाँ भी सरफेस एरिया ऐसे बेंड किया हुआ है, लेकिन देखो मेरा डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर। मीन्स सरफेस एरिया विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ये जो एरिया है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन द सरफेस। तो सरफेस एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर इट। ये जो है सो वेक्टर क्वांटिटी होता है सरफेस एरिया। अब यहाँ से आपको जानना है कि सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलता है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग को, डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जब ये स्केलर प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ई डॉट ए, बिकॉज वी नो बोथ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट एंड अदर वन इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको क्यों लेते हैं उसके पीछे का रीज़न आगे पता चल जाएगा, अभी हम बताएंगे कि आखिर हम क्यों डॉट प्रोडक्ट लिए यहाँ पे। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कुछ इस टाइप से जा रहा है, मान लो इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है कुछ, तो इस तरफ से मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हाथ है मेरा सरफेस एरिया इस टाइप से, ठीक है। अब उधर से फील्ड आ रहा है तो इससे लिंक होगा इस टाइप से। यदि इसके परपेंडिकुलर फील्ड आया, फील्ड यदि इसके परपेंडिकुलर आएगा तो लिंक होगा, लेकिन वही चीज़ ऐसे हो जाता, और फील्ड लाइन जैसे इधर से आएगा तो ऊपर से ओवरलैप होकर क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे में जो होगा ये तुम्हारा ऊपर से ऐसे क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है, हाथ के ऊपर से यदि क्रॉस कर जा रहा है। मीन्स यदि एक सरफेस एरिया को आप रखे हो, जैसे ये सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे देखो हम डॉटेड लाइन से दिखा दिए कि ये जो है कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, दिस वे परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, फील्ड ऐसे जा रहा है, इधर से क्रॉस कर रहा है। मतलब उससे क्या है ना कि मान लो खिड़की है, शीशा का खिड़की है, उधर से धूप आ रहा है, तो धूप आ रहा है तो उससे धूप क्या है उस शीशे से क्रॉस करता हुआ आ रहा है। तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो हमारा कुछ उस टाइप से ही एरिया को क्रॉस करता है। यदि एरिया को क्रॉस करेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अदरवाइज यदि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक ही नहीं होगा तो हम लोग नहीं कह सकते कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो या तो फिर कॉपी भी कोई भी ले सकते हो कि कॉपी को ऐसे हम वर्टिकली रख दिए, वर्टिकली यदि ऐसे सरफेस एरिया बहुत सारा फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और हम यहाँ पे कॉपी को रख दिए तो कुछ इस टाइप से लिंक होगा। लेकिन वही बोला ऐसे, तो ऐसे में एक भी फील्ड लाइन्स उस पर लिंक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ओवरलैप होकर क्रॉस कर जाएगा, एक भी फील्ड लाइन उससे लिंक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बोल देंगे कि फ्लक्स विल बी जीरो, और ऐसे में मैक्सिमम, यदि पूरा परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम, यदि थोड़ा ऐसे भी बेंड हो जाए
100% यदि वर्टिकल ना रखें, थोड़ा ऐसे बेंड करके रखें, तो वैसे कंडीशन में कुछ फील्ड लिंक होगा, कुछ नहीं होगा, वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो फील्ड लाइन विल डिपेंड्स ऑन द एंगल। वो कैसे डिपेंड करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए है, तो डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर, सो वी कैन राइट दिस वन ई ए कॉस थीटा, ये वाला, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरा ये चीज़ आया ई ए कॉस थीटा, मीन्स दिस वन फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा पे डिपेंड करेगा कि आपका जो फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है उसमें वो किस एंगल पे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एंगल को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया मेरा इस प्लेस पे, यदि फील्ड लाइन यहाँ ऊपर से क्रॉस करता है इस टाइप से, इस सरफेस एरिया को टच करते हुए ऐसे कुछ पास करता है इस टाइप से, तो एक भी फील्ड लाइन इसके ऊपर से चला जा रहा है, और यहाँ पे देखो एरिया कैसा है 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो फील्ड लाइन क्या मिला हमको 0 मिलेगा। तो इन दिस कंडीशन व्हेन फॉर दिस सरफेस एरिया, मतलब इस प्लेस पे यदि हम बात करें कि फ्लक्स कितना होगा, तो मेरा फ्लक्स इस पॉइंट पे 0 आएगा बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री ये है कि मतलब किसके बीच एंगल 90 डिग्री हो रहा है, दिस इज द फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट एंड एरिया इज मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया इज दिस साइड, दोनों के बीच ही तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ई और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कॉस का एंगल 90 डिग्री हो गया। यदि कॉस का एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स यहाँ पे मेरा क्या मिला 0 मिला। ओके अब हम लोग कंसिडर करते हैं आगे कि ये थीटा आया कैसे। तो ये थीटा इस तरह से आया, मान लो इस सरफेस के लिए बात की तो यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन इस सरफेस पे हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि इन दिस सरफेस यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, जैसे फील्ड लाइन इसे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे बेंड को ऐसे एरिया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ऐसे हम लोग ले लेंगे एरिया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में बनेगा, दो कंपोनेंट बनेगा। तो एक बनेगा मेरा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और एक बनेगा डी ए साइन थीटा। अब डी ए साइन थीटा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री होता है, और इसमें फ्लक्स मेरा लिंक हो ही नहीं सकता है। मीन्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन मतलब 90 डिग्री पे इस पर फ्लक्स लिंक मेरा हो ही नहीं सकता, फ्लक्स हमेशा इस पर 0 होगा और इस पर मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग साइन थीटा को नहीं लेते हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा को लेते हैं। कॉस थीटा को इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि एंगल 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री पे जो मेरा फ्लक्स होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि देखो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 का 1 होगा तो फाई इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इतना आता है। इसलिए हम लोग cos थीटा लेते हैं। वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए एप्लीकेबल है, बट वर्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द ऑल अबाउट दिस वन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये चीज़ है ई डी एस कॉस थीटा, डी एस भी लगा सकते हो, डी ए लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है कि सरफेस को ए से इंडिकेट कर रहे हो कि एस से इंडिकेट कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। आप डी एस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब कुछ इस टाइप से हुआ। लेकिन अब हम यदि बात करें कि सरफेस हमारा जो है एक चार्ज है, और ये तो सिंपल एक प्लेन वो पेपर के लिए बता दिए जिसका सरफेस एरिया इस टाइप से दिखा, तब हम लोग फार्मूला कुछ इस टाइप से लगा दिए जिसका फ्लक्स आया ए इंटू ए आया। ठीक है, अब वही चीज़ रहता कि क्लोज सरफेस होता, सरफेस जो मेरा पूरा क्लोज होता और उसके अंदर में चार्ज होता, इनसाइड चार्ज होता, तो फील्ड इस तरह से कुछ निकलता। तो यहाँ पे देखो ये जो हम पूरा बात किए अभी ई इंटू ए, इसके बारे में बात की, तो यहाँ पे जो है ना फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, और यदि फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म होता तो यदि नॉन यूनिफॉर्म होता तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे दिखेगा तुमको, यहाँ पे चार्ज क्यों है, इससे जितना भी आउट होगा तुम्हारा फील्ड लाइंस, एवरी वन फील्ड लाइंस विल बी नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज सबका एंटी पैरेलल, सब तो एक दूसरे के पैरेलल दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है लेकिन आगे जाके फैल जा रहा है, मतलब डिस्टेंस डिफरेंट हो जा रहा है, तो हम लोग इक्वी डिस्टेंस तो है नहीं, ऐसे कंडीशन में हम लोग यूनिफॉर्म लाइन तो बोल नहीं सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे जो हम अभी बता चुके, और यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए आपको एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो जिसको हम लोग डी ए के बराबर मानेंगे, यहाँ से एरिया देखो परपेंडिकुलर निकल रहा है, डी ए मान लेंगे एरिया सरफेस एरिया, और इसे छोटे एलिमेंट के लिए जो सरफेस एरिया वो डी एस मानेंगे। तो देखो सॉरी डी ए मानेंगे, सरफेस एरिया डी ए मान चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है ही,
ठीक है। तो एरिया हमारा डी ए के बराबर यहाँ पे देखो लिखे हैं कि डी फाई, जब छोटा सा एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे तो मेरा छोटा सा एलिमेंट के लिए फ्लक्स भी तो बहुत छोटा होगा, सो वी कैन राइट फॉर डी फाई फॉर स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी कांस्टेंट फॉर एवरीवन, एवरी लाइन मतलब सब लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम होगा, ये कांस्टेंट है। सरफेस एरिया छोटा एलिमेंट के लिए छोटा होगा, डी ए होगा। तो अब क्या करना है कि इस पूरे सरफेस में, मान लो स्फेरिकल है ये, चाहे जो भी है, जो भी शेप हो, कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल ही हो, किसी भी तरह का शेप हो सकता है, और अंदर में चार्ज रखा हो, पूरा क्लोजली पैक्ड है एकदम बॉल जैसा, बॉल एक बॉल मान लो और बॉल के अंदर में एक मेरा चार्ज रखा हुआ है, वहाँ से फील्ड लाइन चारों तरफ और मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है चारों तरफ, तो वो फील्ड लाइन किसी भी सरफेस एक पॉइंट के लिए निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा, बिकॉज वी नो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एक छोटा सरफेस के लिए। अब क्या करना है कि इस पूरे सरफेस में कितना होगा उसको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल, यदि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है, मतलब फ्लक्स को फाई हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, यदि इंटीग्रेट दोनों साइड से कर देंगे तो डी फाई क्या मिल जाएगा, फाई के बराबर, और इसको इंटीग्रेशन के साइन में ही छोड़ दो, यदि आपको मन करे तो तोड़ दो, और नहीं तो इंटीग्रेशन के साइन में ही छोड़ दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और यदि इसको डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हो तो क्या मिलेगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये पूरा क्लोज सरफेस के लिए यहाँ क्लोज लगा दो, ऐसे क्लोज सरफेस के लिए इंडिकेट किया जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस वी कैन राइट ई डॉट डी ए फॉर स्मॉल एलिमेंट, है ना, फॉर अ स्मॉल सरफेस एरिया, और पूरा सरफेस एरिया के लिए तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको ई डॉट डी ए को हटा दिए डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट हटने से कॉस थीटा आता है। अब डिपेंड करता है हमारा एंगल पे कि उस जगह पे एंगल कितना बना रहा है, कौन एंगल कितना बना रहा है। अभी तो एंगल हमको क्या दिख रहा है, मान लो इस सरफेस के लिए निकाले, तो सरफेस यहाँ पे तो देखो इसी में फील्ड जा रहा है, आई मीन इस पॉइंट पे बात करो, देखो साफ दिखेगा आपको, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे एरिया भी इसी डायरेक्शन में और फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना मिलेगा, 0 डिग्री के बराबर मिलेगा। थीटा यदि 0 डिग्री के बराबर मिल रहा है आपको, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, ई तो कांस्टेंट है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल भी कांस्टेंट, और कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया के बात कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया, तो टोटल एरिया को ए मान लो, तो टोटल एरिया मेरा ये है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, फाइव इज इक्वल्स टू ये, जो यहाँ पे मेरा आया था इस जगह पे ये आया था, वही चीज़ यहाँ पे हमको मिल रहा है। मीन्स यदि 0 डिग्री एंगल बनता है तो वैसे कंडीशन में जो मेरा फ्लक्स होता है दैट इज़ द मैक्सिमम, उस कंडीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब बात रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट यदि वेक्टर डॉट वेक्टर होता है ना, ये तो डॉट प्रोडक्ट वैसे है ही, और वेक्टर डॉट वेक्टर हमारा तो स्केलर फॉर्म को ही दिखाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कहाँ से आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी जानते हो, एरिया का भी यूनिट जानते हो, तो कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, आप जानते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो न्यूटन पर कूलम, देखो न्यूटन पर कूलम, एंड अब यहाँ पे एरिया बचा तो एरिया का मीटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कुछ इसका स्पेशल केसेस हैं, वो देखो जो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उसका कुछ है तो देख लो स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केसेस, यदि आपका एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच में रहे, दैट इज़ द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल रहेगा तो आपको फाई हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और यदि 0 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम मिलेगा, जो पहले भी बता चुके हैं आपको। और 90 डिग्री यदि रहा ये कंडीशन, ये इधर ये इधर, तो एंगल 90 डिग्री बनाया तो फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, फाइव विल बी 0। नेक्स्ट वन कंडीशन इज 90 डिग्री से अबव रहा तो आपको फाइव नेगेटिव मिलेगा, सबसे कम मिलेगा, ये मैक्सिमम 0 फिर मिनिमम मिलेगा, बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल, मतलब इधर ये वाला देखो, ये यहाँ से इधर हम इस पॉइंट पे बात करें तो सरफेस एरिया मेरा इधर है और फील्ड लाइन इधर है, बोथ आर एंटी एंड मतलब बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस वन एंगल विल बी 180 डिग्री। ऐसे कंडीशन में मेरा जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा और मिनिमम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 वाला था तो इस पॉइंट पे था, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर, और इसी में क्या है मेरा एरिया का भी डायरेक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये सरफेस एरिया इधर होगा परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऐसे, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, और 0 डिग्री एंगल बनता है तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या पढ़ लिए, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के मतलब एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नेगेटिव और 90 के लिए 0। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या जाने, कुछ ज़्यादा माइंड में आपको नहीं रखना है इसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फील्ड लाइन्स लिंक विद द सरफेस। अब डिपेंड करेगा सरफेस किस टाइप का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना भी कोई सरफेस से लिंक होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है। तो हम पहले ही बता दिए कि फ्लक्स यदि ऐसे वर्टिकल पेपर को यदि हम वर्टिकल रख दें, वर्टिकल, तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। फिर धीरे धीरे करके ऐसे 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 बेंड करते जाएं, बेंड करते जाएं, देखो थोड़ा थोड़ा मेरा फ्लक्स जो है वो लिंक, उसका लिंकेज कम होते जा रहा है, और कम होते होते पूरा इसे हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो फ्लक्स जो है सो ऊपर से निकल जाएगा, एक भी फ्लक्स से लिंक नहीं होगा। तो इस ऐसे कंडीशन में मेरा जो ये सरफेस एरिया है, ऐसे है सरफेस एरिया, एक कुछ इस टाइप से है इसके ऊपर, और उधर उसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए 0 डिग्री बन रहा है। मतलब टोटल फील्ड लाइन से सरफेस एरिया से लिंक हो जा रहा है, मतलब इसी से पास हो रहा है, इससे क्रॉस करते हुए। इस मान लो ये शीशा है और लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट पूरा इधर से उधर क्रॉस हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स होगा वो टोटल हमारा मैक्सिमम होगा। और वही चीज़ इस तरह रखेंगे तो लाइट तो ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से भी निकल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि फ्लक्स एक भी लिंक नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लक्स के बारे में डिस्कस किए हम लोग। तो बस माइंड में इतना ही रखना है। या तो फिर ये भी माइंड में रख सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो बेसिकली आपको माइंड में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यदि किसी सरफेस से लिंक होता है तो कितना लिंक होता है, हाउ मच लिंकिंग ऑन द सरफेस एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि कितना फील्ड लाइन उस सरफेस पे लिंक हो रहा है। यदि बिल्कुल नहीं लिंक हो पा रहा है तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और यदि पूरा मैक्सिमम लिंक हो रहा है तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सो दिस इज द ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों इसको रीड किए, इसके पीछे का रीज़न है कि इसके पीछे का रीज़न है हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन से बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल है। इस पे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी क्वेश्चन पूछता है। कैसा पूछेगा देखो, बोलेगा आपके पास एक क्यूब है, क्यूब लाइक दिस, एक क्यूब है तुम्हारे पास रखा हुआ इस टाइप से, एक क्यूब है हमारे पास। अब बोलेगा कि इसके अंदर एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये अपना फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से मान लो 5 फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। ठीक है। तो ये पूछेगा कि इसके एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स निकलेगा, ओनली वन कॉर्नर से कितना फ्लक्स निकलेगा। एक चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, तो वहाँ से फ्लक्स कुछ निकलना चाहिए। तो हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ई डी ए। खैर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, चलो इसके बारे में जब गॉस लॉ पढ़ लोगे तब ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि गॉसेस लॉ भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। तो गॉसेस लॉ जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए बात किया है। ये तो हम ओपन सरफेस के लिए बता दिए, क्योंकि एक पेपर के लिए या तो फिर एक कॉपी भी ले लें तो कॉपी से यदि फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कितना फील्ड लाइन्स से क्रॉस किया, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ दोनों के लिए बताया, आपको क्लोज सरफेस के लिए भी बताया, एक बॉल के लिए भी बताए। तो उसके लिए कुछ ही फार्मूला ई डॉट डी एस आया यहाँ पे, और ओपन सरफेस के लिए डायरेक्ट ई डॉट ए मेरा कुछ रिजल्ट आया। मतलब फाइनली देखें दोनों कंडीशन में रिजल्ट जब लास्ट में आया तो ये ही आया, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ही रिजल्ट आया। क्योंकि यहाँ भी देख लो ई आया, ई मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, और यहाँ भी आया था ये क्लोज के लिए, दिस वन क्लोज सरफेस के लिए भी मेरा आया था 5 = E × A ही आया था। ठीक है। खैर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गॉसेस लॉ के बारे में, ये भी इसी से रिलेटेड है। देखो गॉसेस लॉ, गॉस लॉ का थ्योरम है, गॉसेस लॉ बोल दो या थ्योरम बोल दो इसको। तो ये क्या बोला है, ये सबसे पहला कंडीशन है कि ये क्लोज सरफेस के लिए है, फॉर क्लोज बॉडी ओनली। गॉसेस लॉ जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए किया है, वो फ्लक्स के ही बारे में बताया है। गॉसेस लॉ फ्लक्स के ही बारे में बताया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोज बॉडी के लिए बताया है। और यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए वो क्लोज बॉडी के लिए भी एक्सप्लेन किए और ओपन बॉडी के लिए भी आपको हम एक्सप्लेन किए। क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज बाहर से हम ला रहे थे, बाहर से फील्ड आ रहा था, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा था, और ये जो स्फेयर के लिए बताया वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए बताया आपको। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए बता चुके, और दोनों ही एंगल पे डिपेंड करता है, दोनों। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉ हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है गॉसेस लॉ, जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडी के लिए बात करता है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है फ्लक्स लिंक, इसका स्टेटमेंट ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्स विथ एनी क्लोज बॉडी, फ्लक्स लिंक्स विथ एनी क्लोज बॉडी
इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज ऑफ बॉडी टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बोलता है कि जो ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी क्लोज बॉडी के लिए यदि इसका फ्लक्स होगा तो हमेशा फाई इज इक्वल्स टू मिलेगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एंड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q है टोटल चार्ज हमारा, और इसके साथ हमेशा प्रोडक्ट होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले से ही कि एप्सिलॉन नॉट मीन्स व्हाट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स ये परमिटिविटी है ना, तो ये चीज़ आप जानते हो पहले से, गॉसेस लॉ से, सॉरी कूलम्ब्स लॉ से भी जानते हो एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो ये चीज़ बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के लिए बता रहा है, और क्लोज सरफेस में ये बोल रहा है कि फ्लक्स जो होगा वो इस क्लोज बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके सम का मल्टीपल होगा किसका, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज total flux is equals to sum of charges multiply by 1 by epsilon naught times, okay, flux is equals to total charge into 1 by epsilon naught times, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, टोटल चार्ज को और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज ओके। नाउ अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। ये तो टोटल चार्ज को हम समेशन से दिखा दिए कि टोटल चार्ज समेशन ऑफ दिस चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करके बताना है कि आखिर यदि गॉस लॉ ऐसा बताया है तो इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो देखते हैं प्रूफ है कि नहीं, कैसे प्रूफ होता है। तो देखो हम एक स्फेयर मान लेते हैं कुछ टाइप का एक स्फेयर है हमारे पास, जिसमें एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू का हो सकता है ये चार्ज, हम सिर्फ Q मान लिए कि यहाँ पे एक चार्ज है रखा हुआ। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी डायरेक्शन में निकलेगा, है ना, और यहाँ पे जो फील्ड निकलेगा वो यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, तो मान लो किसी एक पॉइंट पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इस लाइन को हम कंसीडर किए हैं, इसका रेडियस जो है सो R दिया हुआ है, इसका रेडियस एक स्फेयर लिए हैं, दिया हुआ नहीं है, हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर वी हैव ए स्फेयर, इट्स रेडियस इज R एंड 1 चार्ज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द स्फेयर। तो इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज है जिसका रेडियस R है। अब देखो यहाँ से फील्ड ऐसे निकला, तो इस पॉइंट पे तुम देखो, जिस पॉइंट पे भी तुम बात करो, कहीं भी तुम रेडियस इसका निकाल लो, उस पॉइंट पे हमेशा जो तुमको सरफेस एरिया मिलेगा वो क्या परपेंडिकुलर होगा। हम जानते भी हैं कि सरफेस एरिया विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, क्योंकि उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है और सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा रिमेंबर रखना है। सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे, इट्स डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एरिया। ये सरफेस इसका इस पॉइंट के लिए ये सरफेस है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है। तो दिस इज द फील्ड लाइन्स, ये फील्ड लाइन ऐसे निकला, तो इसको हम लोग ई से इंडिकेट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, और डी ए वेक्टर से हम दिखा दे रहे हैं इस एरिया को। तो दोनों किस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों पैरेलल है। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सरफेस एरिया बोथ आर पैरेलल देन वी कैन से देयर एंगल विल बी 0 डिग्री। तो थीटा मेरा कितना मिल गया, 0 डिग्री। तो बस हमको फार्मूला तो पता ही है फ्लक्स का, पहले भी पढ़ चुके हैं क्लोज के लिए। क्या मिला था फार्मूला, ई डॉट डी ए, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज फॉर क्लोज पाथ ई डॉट डी ए। तो यहाँ भी लगा देंगे फॉर क्लोज पाथ, है देखो यहाँ क्लोज लगा दिए, इसका मतलब है क्लोज पाथ। स्फेयर है हमारे पास तो क्लोज ही तो है, क्लोज सरफेस। तो अब क्लोज बॉडी ले लिए, सॉरी सरफेस नहीं, क्लोज बॉडी ले लिए। तो क्लोज बॉडी के लिए फाई जो होगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन विथ ई डॉट डी ए। ये फार्मूला हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। अब चाहो तो इसको डॉट प्रोडक्ट को हटा दो, तो क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस थीटा, ये वाला है ना, ये फार्मूला लग जाएगा। अब हमारा एंगल का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। इसके लिए एंगल मेरा 0 डिग्री है, तो यहाँ 0 डिग्री लगा दो, तो क्या हो गया cos 0। ई कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे फील्ड लाइन जो होगा वो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर कर दिए। cos 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। ई बाहर हो चुका है, डी ए बचा सिर्फ 1, डी ए से 1 मल्टीप्लाई होगा, डी ए ही बचेगा। अब इस डी ए का मतलब इंटीग्रेशन, सब जगह क्लोज पाथ दिखा देना इस तरह से, क्लोज पाथ। तो ये टोटल डी ए किसके लिए बता रहा है, एक छोटा एलिमेंट के लिए। हम यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट था, इस जगह पे हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट के लिए, जहाँ पे सरफेस एरिया मेरा डी ए था। लेकिन टोटल एरिया इसका बात करें तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो डी ए है वो मेरा ए के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस वन स्फेयर, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा उतना ही इधर भी होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सेम होगा। सो वी कैन से वी हैव फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, ई इंटू ए आया, ठीक है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर,
के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्योंकि रेडियस यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से। तो इस जगह पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर और के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ई है, ई इसकी जगह पुट कर दो तो क्या है, ई का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया जो बॉल है, बॉल गेंद है मेरा, उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज द 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग सब पुट कर दिए। देखो आर गोइंग टू कैंसल, 4 पाई एंड 4 पाई गोइंग टू कैंसल, क्या बचा ओनली क्यू ऊपर बचा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एक ही चार्ज तो मेरे पास लिए थे यहाँ पे कंसीडर, तो वही चार्ज यहाँ पे नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, मतलब 5 मेरा क्या मिल गया 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो स्टेटमेंट दिया उसको प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। उस स्टेटमेंट में क्या दिया कि क्लोज बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा, गॉसेस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड बॉडी। और यदि वो क्या बोला, वो बोला कि स्फेयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका सम हमेशा 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल होगा। मतलब मान लो यहाँ चार्ज और ज़्यादा होता, मेरा 5 क्यूब होता, 5 क्यूब बहुत सारा रहता है यहाँ पे 5 क्यूब, तो यहाँ पे कि रिजल्ट क्या आता मेरा 5 क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा आता। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है 5 क्यू यहाँ पे यार 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीपल होता है। इसका स्टेटमेंट ही बोला है कि सम ऑफ चार्ज इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉसेस लॉ। ओके, तो यहाँ से हम लोग प्रूव करके भी दिखा दिए कि 5 जो है सो क्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग जो रीड किए वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब आप समझ गए कि ये क्या है, जितना फील्ड लाइन किसी भी सरफेस एरिया से लिंक होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसको यदि एक और डिफिनेशन से देना चाहते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट के लिए यदि देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग देखें कि कितना ई डॉट डी आया था। क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज बॉडी के लिए भी देखें तो ई डी ए कॉस थीटा आया था, जो यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। इसे पुट करने से हमारा क्यूब एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आया। ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट में दिया था उसको हम लोग यहाँ से प्रूव करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्यूब वाला जो रखे थे उसके बारे में बात करते हैं कि तुमको बोलेगा क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब में कितना फेस होता है। क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस। और कॉर्नर कितना हो जाएगा इसका, 6 फेस है तो टोटल कॉर्नर कितना होगा इसका, टोटल कॉर्नर हो जाएगा 1 2 3 4 कॉर्नर्स एंड 4 कॉर्नर्स अपोजिट साइड, टोटल 8 कॉर्नर्स हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स। तो यदि पूछा जाए कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू द एनी वन कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना